जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया है हमारी होम साइंस की सीरीज और उसमें हम कर रहे हैं क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई। तो क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई में फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 8 तक की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है और हमने अभी स्टार्ट किया फ्रेंड्स हमारा क्लास 9th। और क्लास 9th में भी फ्रेंड्स हमने जो हमारा चैप्टर 3 था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हम कर रहे हैं गृह अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकता। इस चैप्टर के बारे में यानी कि जो हमारा ये टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी इस वीडियोज़ अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद आ रही है ना तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, बट अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने जैसे आपको बताया हम कर रहे हैं गृह अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। इसके पहले फ्रेंड्स प्रीवियस क्लास में कुछ रिवाइज करने लायक नहीं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने किया था हमारा चैप्टर 3 का, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हमने किए थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि इस तरीके से आपने देखा था। हमने इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारा प्रीवियस क्लास। हम करते हैं आज की क्लास। देखते हैं मनुष्य की आवश्यकता। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ये बता देती हूँ कि इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस अध्याय में हम कब करेंगे फ्रेंड्स, गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से, आवश्यकताओं का अर्थ एवं परिभाषा, आवश्यकताओं की विशेषताएं, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, और लास्ट में हम देखेंगे परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। तो ये सारा ही टॉपिक फ्रेंड्स हम इस अध्याय के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। तो आपको आई हो पता हो गया होगा कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और एक आवश्यकता के पूरा होते ही तुरंत ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति से मानव को संतोष प्राप्त होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मानव धनोपार्जन यानी कि धन कमाता है, धन के विभिन्न उपाय करता है। मानव द्वारा धनोपार्जन के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं ही क्या है, गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। घर परिवार की व्यवस्था के विभिन्न पक्षों में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप में ना हो तो परिवार की सुख शांति तथा समृद्धि में अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान में अर्थव्यवस्था को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक गृहिणी से आशा की जाती है कि वह पारिवारिक अर्थव्यवस्था का समुचित ध्यान रखे, जिससे गृह व्यवस्था उत्तम बनी रहे। गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है देखते हैं। आर्थिक अर्थात धन की व्यवस्था, और जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में किया जाता है तो उसे गृह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अतः घर परिवार के आय व्यय की व्यवस्था को नियोजित करना एवं पारिवारिक सदस्यों को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान करना ही क्या है, गृह अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। और गृह अर्थव्यवस्था के विषय में हमारे एक वैज्ञानिक है निकिल एवं डार्सी, उनकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। निकिल और डार्सी के अनुसार परिवार की आय एवं व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का गृह के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना ही क्या है, गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। गृह अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध धन, उपभोग, व्यय, उत्पादन व वितरण से होता है तथा ये समस्त क्रियाएं परिवार में होती हैं। चूँकि परिवार की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसलिए इनको प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है तथा इसी निर्धारित क्रम के आधार पर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। साथ ही धन का कुछ भाग परिवार की भावी आवश्यकताओं के लिए संचित किया जाता है यानी कि बचाया जाता है। इस प्रकार गृह अर्थव्यवस्था में आय व्यय का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो आपने आई होप देख लिया होगा कि गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा
आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है, सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, मूलभूत आवश्यकताओं को प्रमुखता। आवश्यकताओं का प्राथमिकता के आधार पर निर्धारण करना तथा मौलिक एवं मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना सफल गृह अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति क्या है, अनिवार्य होती है, इसलिए उन्हें प्राथमिक या मौलिक आवश्यकताएं कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान मौलिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि इसके बिना जो है मनुष्य नहीं रह सकता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक या मौलिक आवश्यकताएं कहते हैं। इसके अंतर्गत संतुलित व पौष्टिक आहार की प्राप्ति तथा मौसम के अनुसार वस्त्रों की प्राप्ति को प्राथमिकता भी दी जाती है। नंबर 2 देख लेते हैं, आवश्यकताओं का प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण। घर परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं होता, क्योंकि प्रतिदिन घर परिवार की व्यवस्था में कुछ न कुछ नई आवश्यकताओं का आगमन होता है। इसलिए उनकी प्रकृति के आधार पर उनका निर्धारण किया जाना चाहिए, जिससे अधिक महत्व वाली आवश्यकताएं कम महत्व वाली आवश्यकताओं के कारण छूट न जाए। इसके लिए आवश्यकताओं को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। नंबर 3, मनुष्य की आवश्यकताओं में समुचित समन्वय। आवश्यकताओं की प्राथमिकता के निर्धारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी आवश्यकताओं के मध्य समुचित समन्वय हो, क्योंकि इस आधार पर किसी एक आवश्यकता को महत्व न देकर सभी आवश्यकताओं का सही रूप से क्रियान्वयन होना चाहिए। नंबर 4 में देख लेते हैं, व्यय के स्तर को आय के नीचे रखना। पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति सफल गृह अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आय के स्रोत सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत, इसलिए हमेशा व्यय के स्तर को, यानी कि जो आप खर्च करते हैं उसको व्यय बोलते हैं ना, व्यय के स्तर को आय से नीचे ही रखना चाहिए। इसके लिए व्यय का नियोजन आवश्यक है, जिससे परिवार आर्थिक संकट से सुरक्षित रहता है। जिस परिवार में आय और व्यय में उचित संतुलन होता है, वह घर परिवार गृह अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उत्तम प्रकृति का माना जाता है। नंबर 5 देख लेते हैं, कौन सी विशेषता है, अर्जित धन की बचत की व्यवस्था। आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक गृह अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य होता है। अनेक आवश्यकताएं हमारे समांतर चलती हैं, जिनकी हम साथ साथ पूर्ति करते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं आकस्मिक होती हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि आय के कुछ भाग को भविष्य की बचत के रूप में रखा जाए, जिससे आकस्मिक तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति सही रूप में हो। ऐसी गृह अर्थव्यवस्था जिसमें भविष्य की आवश्यकताएं और मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बचत की जाती है, उत्तम प्रकृति की होती है। नंबर 6 विशेषता देख लेते हैं, कौन सी है, पारिवारिक सुविधाओं व संतोष पर ध्यान। एक सफल गृह अर्थव्यवस्था में जहां परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है, वहीं इस बात पर भी विशेष बल दिया जाता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य संतुष्टि से जीवन यापन करें। इस प्रकार पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य को क्या हो, संतोष प्राप्त हो सके। तो ये जो हमने पढ़ा टॉपिक, इसके कुछ एक पॉइंट्स देख लीजिए। गृह अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य है, हमने पढ़ा अभी। आवश्यकताओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक गृह अर्थव्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य होता है। ये क्या है, सत्य है या असत्य। लेकिन जो हमने ये टॉपिक पढ़ा ना अभी, सफल गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक देख लेते हैं। तो गृह अर्थव्यवस्था का उत्तम होना घर परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है। यह विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। यदि ये कारक गृह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल हो तो गृह अर्थव्यवस्था उत्तम प्रकृति की होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ये कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, आय व्यय में नियोजन। गृह अर्थव्यवस्था की सुचारू प्रक्रिया के लिए आय व्यय में संतुलन एक आवश्यक शर्त होती है, क्योंकि इसी से पारिवारिक बजट का निर्धारण एवं क्रियान्वयन सुचारू रूप से होता है। यदि व्यय को उचित रूप से सुनियोजित नहीं किया गया तो अधिक से अधिक आय होने पर भी गृह अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। नंबर 2 देख लेते हैं, कौन सा कारक है, परिवार में प्रमुख की भूमिका। गृह अर्थव्यवस्था के निर्धारण में परिवार के मुखिया का अहम स्थान होता है, क्योंकि धनोपार्जन के साथ साथ सभी पारिवारिक फैसलों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार के मुखिया के लिए आवश्यक है कि वह अपने उपार्जित धन का उपयोग उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के लिए करे, क्योंकि इसी में घर परिवार का हित होता है। नंबर 3 देखते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की निरंतरता।
सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की निरंतरता का प्रभाव गृह अर्थव्यवस्था पर भी परिलक्षित होता है। आज बाजार में ऐसे नए नए फैशन एवं मनोरंजन आदि के साधन उपलब्ध हैं जो गृह अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और धीरे धीरे गृह अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देते हैं। किसी भी परिवार को व्यर्थ ही होड़ भावना से बचना चाहिए। वह अपने निर्धारित बजट के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। पर 4 देख लेते हैं, पारिवारिक रहन सहन के तौर तरीके। पारिवारिक रहन सहन व तौर तरीके का गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में अलग महत्व है। पारिवारिक रहन सहन का स्तर और आय परस्पर समन्वित कारक है। जैसे अगर आय बढ़ती है तो रहन सहन का स्तर भी बढ़ता है, और जब आय में कमी आती है तो इसमें भी कमी आती है। लेकिन कभी कभी कोई घर परिवार आय के निम्न स्तर पर भी उच्च स्तरीय रहन सहन चाहता है, तो ऐसी स्थिति में गृह अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो आपने ये समझा कि आय के निम्न स्तर पर, यानी कि किसी घर में आय बहुत कम है और आय से ज़्यादा उसका क्या है, व्यय है, तो वहाँ पे संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 5 देख लेते हैं, पारिवारिक जनसंख्या। परिवार के आकार से अभिप्राय परिवार के सदस्यों की संख्या से है, जिसके पारिवारिक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि सीमित आय वाले परिवार में धनोपार्जन करने वाले सदस्यों की अपेक्षा निर्भर सदस्यों की संख्या अधिक होगी, तो निश्चित ही उस परिवार के रहन सहन का स्तर निम्न होगा और आर्थिक संकट एक अस्थायी समस्या बनी रहेगी। तो इसके विपरीत यदि परिवार में कम सदस्य हों और वे सभी अच्छी मात्रा में धनोपार्जन करते हों, तो निश्चित ही उनका जीवन स्तर काफ़ी उच्च होगा और वे विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को भली भांति अपना सकेंगे। नंबर 6 में देखते हैं, गृहिणी की निपुणता। सामान्यतः गृह कार्य व्यवस्था और गृह अर्थव्यवस्था को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करना ही गृहिणी का प्रमुख दायित्व होता है। एक आदर्श गृहिणी का मितव्ययी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी गुण से संपन्न गृहिणियां पारिवारिक आय के अनुसार ही व्यय की प्राथमिकता तय करती हैं। जहां उसकी सूझबूझ और संतुलित आर्थिक दृष्टिकोण गृह अर्थव्यवस्था को उत्तम रूप प्रदान कर सकता है, वहीं इसके विपरीत गृहिणी की अज्ञानता और असंतुलित दृष्टिकोण गृह अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट की ओर भी धकेल सकता है, यानी कि ले जा सकता है। यहाँ पे एक आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा मितव्ययिता। मितव्ययिता हमने पढ़ाया था ना आपको कि मितव्ययिता होता क्या है। आप जाइए प्रीवियस वीडियोस में, उनको मितव्ययिता को हमने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप जा कर के मितव्ययिता अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका। बजट के निर्धारण में भी गृहिणियों की मुख्य भूमिका होती है। गृहिणी द्वारा पारिवारिक बजट के साथ साथ आय को भी निर्धारित किया जा सकता है। कुशल गृहिणियां आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में सूझबूझ का परिचय देती हैं तथा उचित स्थान से उचित मूल्य पर वस्तुएं क्रय करके पारिवारिक बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गृहिणियां 2 प्रकार से आय को बढ़ाने में मदद कर सकती। पहला यह कि वे किसी दफ्तर आदि में नौकरी करके धनोपार्जन करें या कोई व्यवसाय करें। इसी क्रम में महिलाएं दूसरे कार्य जैसे हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई व बुनाई आदि घरेलू एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर पारिवारिक आय की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह बच्चों को स्वयं ट्यूशन पढ़ाकर भी उन पर होने वाले व्यय को बचा सकती हैं। इस प्रकार अगर वो धनोपार्जन नहीं भी कर सकती तो व्यय के स्रोतों को कम करने में योगदान देकर गृह अर्थव्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से कर सकती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो हमने पढ़ा फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इसके पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे। गृह अर्थव्यवस्था में नियोजन का क्या उद्देश्य होता है, पारिवारिक रहन सहन का स्तर किस पर निर्भर करता है, गृहिणियाँ किस प्रकार आय की वृद्धि में मदद कर सकती हैं। कोई 2 ऐसे उपाय बताइए जिसके द्वारा गृहिणी व्यय स्रोतों को कम कर सकती हैं। तो जो अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा ना, कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने, पढ़ा अभी गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको जो है अभी अगर आपने देखे है टॉपिक अच्छे से समझा है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देख लेते हैं आवश्यकताओं का अर्थ एवं परिभाषा। जीवन में आवश्यकताओं का अपना विशेष महत्व होता है। ये विभिन्न प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं जीवन को प्रभावित करती हैं। यदि व्यक्ति की अधिकांश आवश्यकताओं के सामान्य रूप से पूर्ति होती है तो वह जीवन में विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होती हैं। इसके विपरीत यदि पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति सही रूप में न हो तो उनकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वो कुंठा से ग्रसित हो जाती हैं। आवश्यकताएं व्यक्तिगत या पारिवारिक असीमित होती हैं, इसलिए समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्यतः संभव नहीं होती। इसलिए गृहिणी का यह दायित्व होता है कि वह सर्वप्रथम उन अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करे जो घर परिवार की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अनिवार्य हो।
सदस्यों में भी यह अपेक्षित होता है कि वे उसी प्रकार की आवश्यकताओं पर अधिक बल दें जिनकी पूर्ति उचित प्रयासों से संभव हो। गृह प्रबंधन और गृह अर्थव्यवस्था के समन्वय को बनाए रखने के लिए मानवीय आवश्यकताओं का व्यवस्थित ज्ञान आवश्यक है। आवश्यकताओं की परिभाषाएं निम्नलिखित पेंसन के अनुसार, पेंसन वैज्ञानिक है, इनके अनुसार आवश्यकता विशेष वस्तुओं की पूर्ति हेतु एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जो इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न अथवा त्याग के रूप में प्रकट होती है। स्मिथ और पैटर्सन के अनुसार आवश्यकता स्मिथ और पैटरसन के अनुसार आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता और वह उसके लिए व्यय करने के लिए तैयार हो। यानी कि जो हमारे स्मिथ और पैटरसन हैं ये कहते हैं कि आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता हो और वह उसके लिए व्यय करने के लिए भी तैयार हो। तो ये आपने कुछ परिभाषाएं देख ली। अब देख लेते हैं आवश्यकताओं की परिभाषा। आवश्यकताओं के विभिन्न प्रकार के लक्षण एवं विशेषताएं होती हैं जिनमें से प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। आवश्यकताएं अनंत होती हैं। आवश्यकताओं की प्रवृत्ति अनंत होती है क्योंकि आप एक आवश्यकता को पूरा करते हैं तो दूसरी आवश्यकता आपके सामने आ जाती है। मानवीय प्रवृत्ति अस्थिर होती है जिसके कारण विभिन्न इच्छाएं मानवीय आवश्यकताओं का रूप ले लेती हैं। यही कारण है कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती है। नंबर 2, आवश्यकताओं की पुनरावृत्ति। कुछ आवश्यकताओं की प्रवृत्ति ऐसी है कि एक बार पूरी होने के कुछ समय बाद पुनः उत्पन्न हो जाती है, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। आपने एक बार खाना खाया, दोबारा फिर से भूख लगने लगती है। वैसे ही पानी है कि आप एक बार पीते हैं, बार बार आपको प्यास लगती है। तो ये क्या है, ये यानी कि एक बार पूरा हो जाए, बार बार इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति। मानवीय आवश्यकताएं अनंत असीमित होती हैं और समस्त आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव होता है, परंतु मूलभूत आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा करना आवश्यक होता है। उदाहरण, मनुष्य के भूखे होने की स्थिति में भोजन की आपूर्ति करना। नंबर 4, आवश्यकताओं में विकल्प की उपलब्धता। आवश्यकताओं की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उनमें विकल्प उपलब्ध होते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी में विकल्प है LED और CFL में विकल्प। और 5, यानी कि आप LED लगाएं या फिर CFL का यूज करें, रोशनी तो दोनों ही देगा ना, आपके पास विकल्प है। वैसे आप चाय पिए या कॉफ़ी, विकल्प है कि आपको चाहिए क्या। नंबर 5, आवश्यकता में पूरकता का गुण। पूरकता मानवीय आवश्यकताओं का एक विशेष गुण होता है क्योंकि कुछ आवश्यकताएं परस्पर पूरक एवं संबंधित होती हैं, जैसे लिखने के लिए बॉल पेन और जेल पेन की पूरकता, और परिवहन के लिए निजी वाहन और सार्वजनिक वाहन की पूरकता इत्यादि। नंबर 6, प्राथमिकता। कभी कभी किसी व्यक्ति के सामने एक समय पर कई आवश्यकताएं उत्पन्न होती, ऐसे में सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति विशेष से यह अपेक्षा होती है कि अनिवार्यता के अनुसार वह अपनी आवश्यकताओं को क्रमानुसार पूरा करने का प्रयास करे, क्योंकि अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता को तत्काल पूरा करना आवश्यक है, जबकि कम महत्वपूर्ण आवश्यकता को भविष्य के लिए टाला जा सकता है। नंबर 7, आवश्यकताओं का आदत का रूप ले लेना। कुछ आवश्यकताएं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं आदत में शामिल हो जाती है, जैसे कुछ वस्तुओं की सेवाएं आप लेते हैं, वह भी आवश्यकतावश, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी आदत में समाहित हो जाती है, जैसे विभिन्न दर्द निवारक दवाएं आदि। यानी कि अगर आपको एक बार सर में दर्द हुआ और आपने दवा ले ली, चलो कोई नहीं, कभी कभी ले लेते हैं सभी, बट अगर आपको जितनी बार सर में पेन हो रहा है और आप पेन के लिए बस आप पेन किलर खा रहे हैं, तो उसके बाद आपको ना उस पेन किलर की आदत आपकी बॉडी को हो जाएगी कि जब भी आपको सर में दर्द होगा आप चाहें कि आप बाम लगा लें या फिर कुछ किसी भी तरीके से आप जो है अपना सर का दर्द नहीं ठीक कर सकते हैं जब तक वो पेन किलर उसको नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं ना, चाहे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चलो कभी कदार ले लिया या फिर दिन में एक बार ले लिया तो कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे अगर उसको हम बढ़ाते जाते उसकी क्वांटिटी और हमेशा उसको हम लेने लगते हैं तो चाय कॉफ़ी की आदत होने लगती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग हैं ना कहते हैं कि हम भैया चाय नहीं पीते तो हमारा सर दुखने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी को चाय की आदत हो गई है। पहले तो उन्होंने उसको आवश्यकता बनाई, फिर आवश्यकता के साथ वो उनकी आदत बन गई। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो ये देखते हैं आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। इसको फ्रेंड्स हम करेंगे हमारे जो है
नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर 4th क्लास। समझ में आई हो फ्रेंड्स, प्लीज़ जो है वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य बताइए कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो हमारा ये होम साइंस का सीरीज़ है ना, इसका हमारा बस एक ही टारगेट है कि एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट में निकलता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को आप वेल प्रिपेयर्ड पाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत से लोगों मतलब जितने भी हमारे होम साइंस के व्यूअर्स हैं, चाहे वो क्लास 6 से लेकर 12 तक की वो पढ़ाई कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट के रूप में, या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो हमारी ये सीरीज़ है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।